आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपकी शाम को 7 से 8 जो क्लास चल रही है उसमें मैं आपको डेली जीके के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आई होप वो क्लासेस आप लगा रहे हैं, बिकॉज अगर आप बाद में सोचेंगे पेपर से पहले मैं 125-30 क्लासेस देख लूँ, यूजफुल नहीं होगा वो। आप डेटा आप स्क्रीन पर देख लेने में और दिमाग के अंदर रखने में आई होप फर्क समझते हैं। जीके धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करके ही तैयार होती है, तो वो 1 घंटा अपने 24 घंटे में से जरूर निकालिए। रोज शाम को 7 से 8 बजे आप मुझे मिलिए स्पेशल क्लास में। ऐसा नहीं है कि आप प्लस के बच्चे हैं और वो फ्री वाला कंटेंट है तो वो आपके काम का नहीं है। इट इज डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा 22 अप्रैल से आपके लिए मैं एक प्लस पे भी प्रैक्टिस कोर्स लेके आ रहा हूँ। ये आपकी 2 घंटे की क्लास वाला कोर्स होगा और इसके अंदर मैं आपको जनरल स्टडीज की प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा प्लान ये है कि साइंस आपको थ्योरी में और स्टडीज आपको जो है प्रैक्टिस के रूप में मैं आपको तैयार करा दूं। इसका टाइम रात को 10 से 12 बजे होगा। देखिए, ऐसा है कि हम किसी दिन बायो, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन प्रैक्टिस, इस तरीके जो है क्लास चलाएंगे, ठीक है। चलो, अभी के लिए हम कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थोड़ा सा पोर्शन अभी बचा हुआ है नर्वस सिस्टम में, मैं आपको वो पूरा कराऊंगा। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बातचीत करेंगे। क्या आप तैयार हैं? ठीक है प्रशांत, शुरू करा जाए कहानी को। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। प्रशांत जो कह रहे हैं वो बात सही है और जहां पर आप सही बोलेंगे आपकी बात को जरूर जो है माना जाएगा, अपनाया जाएगा। 10 सवालों का टेस्ट, छोटा टेस्ट रखते हैं। आगे चल के जब नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे तो मैं 20-20 सवालों का या 30-30 सवालों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहला, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है? इस पे कुछ भी नोट नहीं करना है इस पेज से, सिंपली कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और खेल खत्म कीजिए। सेरी ब्रम। दूसरे नंबर पे, बॉडी बैलेंस कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? आप आंसर देंगे सेरी बेलम। तीसरे नंबर पे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहाँ से, कौन से ग्लैंड से निकलता है? और आपका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क जनरेशन में मदद करता है चाइल्ड बर्थ के बाद? अगर आपका आंसर प्रोलैक्टिन है तो सही है, ऑक्सीटोसिन गलत आंसर है। जनरेशन कीवर्ड है, एक्सपल्जन नहीं लिखा है। प्रोलैक्टिन इस सवाल का सही आंसर है। पांचवा सवाल मेरा आपसे है कि ब्रेन के और स्कल के बीच में लेयर होती है, 3 मेम्ब्रेन, उसे क्या कहा जाता है? कुछ नाम दिया जाता है उसे, मेनिंजेस। छठे नंबर पे मेरा सवाल है आपसे, थोड़ा सा उस तरफ नहीं जाते हैं। मुझे बताइए, टिबिया और फिब्यूला ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में, या फिर स्टर्नम के पास, या फिर रिबकेज में? इनमें से आंसर देना है आपको। लोअर लिम्स यानी लेग्स इसका सही आंसर होगा। सातवां सवाल मेरा आपसे है कि जो आपका थोरैसिक होता है, थोरैसिक पार्ट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, इसमें कितनी बोन्स होती है? थोरैसिक में कितनी हड्डी होती है? आप आंसर देते हैं 12, तो वो सही आंसर है। आठवें नंबर पे, डैश इज द सेंट्रल बोन ऑफ रिब केज। रिब केज में 24 हड्डियां होती हैं लेकिन एक बीच में भी हड्डी होती है, 25वीं हड्डी, जिसे स्टर्नम कहा जाता है। 9वें नंबर पे सवाल मेरा आपसे है कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या है? आप आंसर देते हैं एओर्टा। अब आप मुझे बताइए, रीनल आर्टरी जो है वो किस किस ऑर्गन को ब्लड देती है? अगर आपका आंसर किडनी है तो आपका आंसर सही है। ठीक है जी, 10 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, सिंपल हैं सवाल। मैं इनमें से एक भी सवाल मुश्किल नहीं कहूंगा। आप कोर्स अच्छे से लगा रहे हैं तो 10 के 10 आपको पता होने चाहिए। खैर, चलते हैं आगे। आप अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए कहाँ पे हैं आप। मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर इसमें 10/10 ही है, क्योंकि एक भी सवाल मुश्किल नहीं है। ये सवाल इजी इजी इजी, मेरे से पढ़ने के बाद मैं इजी कहूंगा इसे। मेनिंजेस वाला इजी, टिबिया सब इजी है। 10 के 10 ही मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर है, ठीक है। जो कमियां हैं उस पर काम कीजिए। अब चलते हैं हम आगे अपने कंटेंट की तरफ। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? रिवीजन नहीं किया है ऑफिशियल, आपकी गलती है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका नुकसान है। टीचर जब पढ़ा देता है, समझा देता है, तो टीचर की जिम्मेदारी वहां पे पूरी हो जाती है। सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि टीचर बार बार वही एक ही बात करता रहेगा तो दूसरी बात कब करेगा? उसके बाद बच्चे का रोल आता है। चलिए, मैंने आपको काफी सारा पोर्शन पढ़ा दिया है। ब्रेन के पास चलते हैं फिर से और पढ़ते हैं पॉन्स के बारे में। याद है आपके नोट्स में एक जगह पॉन्स लिखा होगा? अगर आपको पॉन्स लिखा कहीं दिखता है या पॉन्स वैरोली लिखा दिखता है तो एक ही बात है, ठीक है। आपने क्वेश्चन जो टाइप करा है, आई होप आपको खुद ही आंसर मिल गया होगा, ठीक है। जो पॉन्स है उसे हम पॉन्स वैरोली भी कहते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा डिटेल एग्जिस्ट नहीं करती है, अपने को सिर्फ एक आध बात ध्यान रखनी है। इट इज द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है,
और हम कह सकते हैं कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, और ये है पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। अभी ये ब्रेन ही चल रहा है प्रिया, एंड जो जिसका कौशिक, ये ब्रेन का ही हिस्सा है ना, अभी ब्रेन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ब्रेन स्टेम इज द एरिया वेयर ब्रेन कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसकी ग्रामर में डेफिनेटली कुछ कमी है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, फोर ब्रेन की बात करें, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी इसे नोट कर लीजिए, वो भी लिखवा दूंगा मैं। अब इसे शुरू कर दिया तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब कोई आपसे पूछ सकता है ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखिएगा। आप आंसर देंगे मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन, आपने 3 घंटे का कंटेंट 1.5 घंटे में समाप्त कर दिया। आई डिसएग्री जड्डू, मुझे बताइए कौन सा ऐसा 3 घंटे का कंटेंट है जो मैंने 1.5 घंटे में खत्म करा। और ये एक फ्री डिस्कशन है, यू कैन कमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई ऐसा स्ट्रेस वाली बात नहीं है, फ्री डिस्कशन चल रहा है। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो जो बचा हुआ कंटेंट है आपको कराया जाएगा। फील फ्री टू कमेंट, ठीक है, अपनी क्लास में आप बिंदास कमेंट कर सकते हो जब तक आप जेन्युइन बात कर रहे हो। मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जय हिंद। कोई बात नहीं, कंटेंट पूरा था। आपने क्लास रिकॉर्डेड देखी है, लाइव देखी है जड्डू? अच्छा, हाँ, ठीक है। वैसे कभी भी आपको ऐसा लगे ना किसी क्लास, मान लेते आप क्लास नंबर एक्स देख रहे हो और आपको लगे स्पीड ज़्यादा है, तो x+1 यानी नेक्स्ट क्लास में आके ज़रूर, जैसे आपने अभी बताया करो, थोड़ी स्पीड डाउन कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? बहुत बढ़िया बाबर। यस मनीष, चले आगे। और ऐसा नहीं है कि टाइम कम है या स्लाइड वाला बात है जड्डू, टाइम बथेरा है और स्लाइड की कोई स्ट्रेस नहीं है। स्लाइड ना यूज करने का रीजन टाइम नहीं है, वो आपकी एफिशिएंसी, आपकी नॉलेज है। वरना इतनी टीम मेरी सक्षम है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मेरी स्लाइड्स बन के आ जाएंगी, लेकिन मैं बनवाता ही नहीं। मतलब कई बार मेरी टीम मुझे कहती है, बहुत बार कहती है कि कुछ कंटेंट प्रिपेयर करना है, मैं साफ मना कर देता हूँ कि नहीं करना, बिकॉज मेरा तरीका ही यही है पढ़ाने का। तो डोंट वरी। और जड्डू, और भी आपको कुछ कमेंट करना है, फील फ्री टू कमेंट। देखिए, आप लोग के ये जो कमेंट्स है, मैं इन्हें फीडबैक्स के रूप में लेता हूँ, और मैं बड़ा इस मामले में बहुत बढ़िया इंसान हूँ। मैं इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली लेता हूँ। अगर आपको कुछ भी कभी भी लगता है इनपुट, तो बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, जो पॉन्स है ना, इसमें 2 हिस्से हैं। पहला है रिकी पॉन्टिंग, यानी पॉन्टीन टेगमेंटम, जो कि इसका है इंटीरियर पार्ट। दूसरे नंबर पे है बैसिलर पॉन्स। अच्छा जड्डू, एक और चीज ईमानदारी से बताना, अगर आप क्लास में हो, जा चुके हो तो कोई बात ही नहीं, फिर तो अगर क्लास में हो तो ईमानदारी से बताना किस स्पीड में क्लास देखी थी। बी ऑनेस्ट, 1x भी हो, 2x भी हो, 1.5x हो, जो भी हो मुझे बताओ। आई अंडरस्टैंड जड्डू। अब ये थोड़ी सी गलती हमारी भी है ना। पॉन्स में दो पार्ट हमें पढ़ने हैं, एक इंटरनल, एक इंटीरियर, एक आउटर। अब ये बेसिलर पॉन्स जो है ना, ये टच करता है ऑसिपिटल, यस श्याम, बोन को। थोड़ा भारी कंटेंट दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? बेसिलर पॉन्स ना, अब ऑसिपिटल बोन याद है ना, पीछे वाली तरफ। देखो ऐसे समझो, ये तो अपना दिमाग है, छोटा बड़ा जैसा भी है बेचारा, यही अपना दिमाग है। यहाँ से एक तार सी जारी होगी ना, जो शरीर से जुड़ी है, और यहाँ पर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन जो आपका है, ये पोर्शन हम क्रेनियल नर्व्स अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्या इस पोर्शन को, काले वाले पोर्शन को मैं कह सकता हूँ आपका ब्रेन स्टेम, ये वाला पोर्शन,
ये सपना बिल्कुल मैं आपको अभी भी आई में ही बता रहा हूँ वो। क्या ऑसिपिटल बोन ये पीछे वाली बोन होगी? याद करो, ऑसिपिटल लोब वो होती है जो आँखों से कनेक्टेड होती है, लेकिन वो होती पीछे की तरफ है। याद करो फटाफट। तो ये पीछे की तरफ है इस वजह से क्योंकि आउटर पार्ट है तो उसे टच करेगा। ब्रेन स्टेम एक जंक्शन मान सकते हैं प्रिया, जहां पर ये सब सामान मिलता है। इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक क्या है आपको आगे चल के बता दूंगा मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां से एसएससी के सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। तो अगर ये डेटा आपको समझ में थोड़ा सा कम भी आ रहा है तो चलेगा। जो वो डेटा है सेरिब्रम सेरिबेलम वाले, वो सारी बातें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ये है ही मुश्किल। मैंने कहाँ लिखा है मिड ब्रेन? सेम फॉर यू प्रिया जड्डू, देखो मैंने ब्रेन स्टेम लिखा है। डायग्राम से समझा दूं? ठीक है चलो, डायग्राम से समझे। एक काम करो, 10 मिनट मेरे साथ कॉपरेट करो, पहले मैं डेटा पूरा लिखवाऊंगा, उसके बाद डायग्राम बाजी खेलेंगे। जब तक आप इसे नोट करो। एक मिनट रुकिए। आप लोग डिड नॉट अंडरस्टैंड, कंफ्यूज, ठीक है वेट करें। आपके लिए मैं कुछ स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, 2 मिनट वेट। आपकी स्क्रीन पर अभी एक डायग्राम दिखेगा आपको। क्या आप ये लोकेशन समझ पा रहे हैं? ये पॉन्स की लोकेशन है, पॉन्स पैरोली की। देखिए जरा, एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जड्डू, वेट करें। देखो, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, शायद फिर से मुझे एक बार बतानी पड़ेगी। ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ये एक्चुअली काफी वेग डिफरेंशिएशन है। एक्चुअली दिमाग एक ही है और वो सब मिलकर काम करता है। फिर भी हम समझने के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्से कर देते हैं और उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो पॉन्स है वो इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं होता है, ये होता है ब्रेन स्टेम का हिस्सा। ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है ये, और इसका मेन काम जो है हमारे सेंसरी मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। क्या आप इसकी लोकेशन को समझ पा रहे हैं? पॉन्स, ये जो ब्रेन स्टेम हमारा है उसका हिस्सा है। ब्रेन स्टेम ये वाले पोर्शन को कहा जाता है जो कि हमारे दिमाग को हमारे बाकी शरीर से जोड़ती है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बारे में हम आगे चल के थोड़ी सी बात करेंगे। ये वाला जो हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉन्स है, आप समझ गए? जट्टू एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, और शायद प्रीति या प्रिया में से किसी का डाउट था। आप लोग मान लेते हैं जैसे जट्टू ने लिखा, अभी पीसीएस का स्टूडेंट हूं मैं, आप अभी स्टूडेंट ही हैं। कभी कभार क्या होता है, कंटेंट ही हैवी होता है ना। पढ़ रहे हैं तो इतना आप समझेंगे, कभी कभार कंटेंट ही हैवी होता है। तो इट में ऑल्सो भी आई थिंक कि कल की जो क्लास आपकी रही होगी वो हो सकता है थोड़ी हैवी क्लास हो, जो कि मुझे लगता है थी भी। तो ऐसी क्लासेस को थोड़ा स्पीड कम करके आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है चलो, क्या आपको पॉन्स के बारे में समझ आ गया? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो भी डिस्कशन हमने किया है ये ऑलमोस्ट टाइम खराब लेवल की बात है, बिकॉज यहाँ से सवाल पिछले 3 से 4 साल में मैंने नहीं देखे, फिर भी इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज मेंस में भी जीके आती है। तो प्री नहीं तो मेंस में क्या पता कुछ पूछ लिया जाए। यहाँ तक आपकी तबीयत ठीक है तो मैं आगे चलूँ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बच्चा प्रॉपरली नोट्स बना रहा है, क्या आपके नोट्स में सेरिब्रम हो चुका है? क्या आपके नोट्स में सेरिबेलम हो चुका है? सेरिबेलम नहीं, ठीक है। मना कर, कुछ लोग हाँ कैसे कर रहे हैं? ठीक है, क्या आपके नोट्स में मेड्यूला हो चुका है? नहीं।
क्या आपके नोट्स में थैलेमस हो चुका है? मैं बस देखना चाह रहा हूँ क्या-क्या पोर्शन ऐसा है जो हमें रीडिस्कस करना है। ऑटोनॉमिक इसके बाद पढ़ाऊँगा सुजीत, पहले ये वाले टॉपिक्स को मैं निपटाता हूँ। क्या आपके नोट्स में हाइपोथैलेमस आप लिख चुके हैं? ठीक है। ये वाला छोटा-मोटा पोर्शन बचा है, क्या इसे फटाफट से डिस्कस करें, उसके बाद हम पेरिफेरल वगैरह की तरफ चल लेंगे? चलिए, देख लेते हैं ज़रा इसे। एक-एक करके सारे टॉपिक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। कुछ 2 मिनट का फिर रुकना पड़ेगा आपको, मैं कुछ स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? होल्ड पे रहिए। वैसे तो पिछली बार भी बोल के गया था, बट शायद मैंने फ्रांसीसी में बोल दिया होगा, समझ नहीं आया था, तो दोबारा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से फ्रांसीसी में कि 2 मिनट का वेट करें। चलो, थोड़ा सा कहानी को लिखते हैं। नहीं जड्डू, इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ते हैं। जो ज्योग्राफी एसोसिएटेड है सिर्फ वही कवर कराया जाता है। देखिए, आपको याद होगा शायद एक चीज़ हुआ करती थी, डायंसी फिलर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसे रिवाइज़ नहीं करा होगा, बट मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके एक्चुअली 2 हिस्से होते हैं, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है? इसके 2 हिस्से होते हैं, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। फिर से बोल रहा हूँ, ये सब एक ही है। ये हम बस ज़बरदस्ती दिमाग के हिस्से कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए। ये जो थैलेमस है ना, इट इज़ कनेक्टेड विद पीनियल ग्लैंड और इट इज़ कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब पेपर नहीं पूछता, पेपर हाइपोथैलेमस से पूछता है, वो बताता हूँ। ये ध्यान रखना, थैलेमस जो है ना, हेल्प्स या पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन, हेल्प्स या पार्टिसिपेट्स, जैसा भी आप कहना चाहें, इन रिप्रोडक्शन। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, इट इज कनेक्टेड विद इमोशंस या रिलेटेड टू इमोशंस। मेन जो मुद्दे की बात है वो है हाइपोथैलेमस वाली, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नोट करना है, ठीक है? जी हाँ, पॉन्स के बाद आप इसे नोट करें। जी हाँ भैया जी, बहन जी, नोट करना है, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ाने से पहले आपका ये वाला पोर्शन मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कई कई बार क्या होता है, इससे बहुत सारी स्लाइड्स बीच में डिस्कस हो रही हैं, तो हो सकता है ये वाले 2-3 पेज आपके लिखवाने रह गए हों, तो मैं पहले इसे नोट करा रहा हूँ, फिर बाकी बातें करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग। थैलेमस जो है वो रिप्रोडक्शन एसोसिएटेड एक ऑर्गन है। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि ये स्टिमुलेट करता है रिप्रोडक्शन को, ठीक है? हाइपोथैलेमस आपका दिल है। जो भी आपने बातें बचपन से दिल के बारे में सुनी है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, नहीं, हाइपोथैलेमस ही पागल है और यही दीवाना है। दिल नहीं टूटता, हाइपोथैलेमस टूटता है। दिल नहीं दिया जाता, हाइपोथैलेमस दिया जाता है। हाइपोथैलेमस ही लिया जाता है। जो भी गाने आपने सुने हैं, हर गाने में दिल की जगह हाइपोथैलेमस लगा दीजिए, ठीक है? दिलदा की है, एनु तोड़ तोड़ के तेनु मिलदा की है। ये जितनी भी हम इमोशंस एसोसिएटेड बातें कर रहे हैं, इन सब में आप हाइपोथैलेमस को फिट कर सकते हैं। क्या बात को समझ पाए? इट इज कनेक्टेड टू द इमोशंस। आपने देखा हो, कई लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, कई लोग कम इमोशनल होते हैं। ये जो कम और ज्यादा है, ये मेनली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंड में माफ करने वाले होते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो एंड में माफ कर ही देगा, ज्यादा चांसेस है। एक वो जो एंड में धोखा दे ही देगा, ज्यादा चांसेस है। धोखा देना, माफ करना, इमोशंस वो दिल की बातों वाला इमोशन नहीं है। इन जनरल लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं। वो उनके हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच कैसी है ना? सबको लगता है कि हम अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है, वो बस आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बुरे हैं, सभी अच्छे हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, इस पेज को आपने नोट कर लिया? चलो, अब मैं आपको बताता हूँ सेरी सेरी हाइपोथैलेमस दीवाना भी है, हाँ, है ही वैसे। मतलब मान सकते हो इसका सीजीपीए 10 है, तो 95% दीवाना है। अब जो कैसा पूछोगे तो ऐसे ही रिप्लाई मिलेगा मेरे दोस्त, है ना? सेरिबेलम जो हमारा है, इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस। बोले तो पोस्चर।
आपने नोटिस करा होगा, कभी पूजा पाठ करी होगी आपने स्कूल में, प्रेयर जिसे कहा जाता था, तो उसमें कई बार होता था आँख बंद करके प्रेयर करनी होती थी, तो कभी-कभार आप हल्का-सा आगे पीछे से आपको टिप्सी सा महसूस होता होगा। या फिर आप इन जनरल कहीं बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता हो। कुछ लोग योगा ऐसा करते हैं कि वो एक पैर पे आराम से वृक्षासन कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वृक्षासन नहीं कर पाते, है ना? तो ये वन ऑफ द रीज़न्स है हाइपोथैलेमस, ऐसा नहीं है सिर्फ़ सॉरी हाइपोथैलेमस बोल दिया मैंने, सेरिबेलम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सेरिबेलम की गलती है, थोड़ा-सा शरीर के वज़न की भी गलती है। लेकिन सेरिबेलम जिनका बेहतरीन काम करता है, उनका बॉडी बैलेंस बड़ा अच्छा होता है। तो हम कह सकते हैं सेरिबेलम डज़ नॉट वर्क प्रॉपर्ली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तभी आपने देखा होगा जो एक ऐसा इंसान होता है जो अल्कोहलिक होता है, यानी जो शराबी होता है, वो सीधा चलने में उसे तकलीफ होती है। इसकी पहचान ही काइंड ऑफ ये होती है। और लेकिन उसकी याददाश्त सही होती है। जो अल्कोहलिक यानी अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, वो भले ही चल सही नहीं पाएगा, लेकिन बातें उसे ऐसी-ऐसी याद आ जाएँगी जो उसे वैसे भी याद नहीं होंगी नॉर्मल सेंस में, है ना? तो सेरिबेलम जो है उसका वीक हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन सेरिब्रम एकदम बेहतरीन काम करता है। और एक दिमाग में अलग से लोब होती है जो बायोलॉजी में डॉक्टर्स को नहीं मिली है, वो इंग्लिश लोब होती है। अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में लोग इंग्लिश भी बोलने लगते हैं, तो वो भी ना जाने क्या कनेक्शन है। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं? पूछिए राहुल। पॉलिटिक्स पे चर्चा तो चाय पे बहुत होती है। आप कभी देखना चाहते हैं आपके इलाके में कौन जीत रहा है, तो चाय की टपरी पे जाइए, ₹8 की चाय और एक नारियल वाला बिस्किट लीजिए, आपको सारी ताज़ा खबर वहाँ पे मिल जाएगी। आप कैसे जानते हो सर? अरे मुझे तो पता है चाँद गोल है, तो क्या मैंने उससे क्रिकेट खेला है? नहीं, मुझे बहुत कुछ ऐसा पता है जीवन में। चलें आगे? अगले नंबर पे आता है मेड्यूला। ऑब्लोंगेटा। ये वो करता है जो हमारे बस में नहीं होता, लेकिन सारे वो काम जो हमारे बस में नहीं होते, वो ये नहीं करता। यानी इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। तो क्या यही है जो हमसे यूट्यूब शॉर्ट्स को ऊपर कराता है? नो, दैट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन। इसे ब्लेम मत करो। इमोशन होना एक्सपीरियंस से ज़्यादा। राहुल, मेरा मानना ये है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस से ही जुड़ी है। मतलब प्राइमरी अगर आप मुझसे पूछो, वैसे सब्जेक्टिव आंसर है, तो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है। जिस इंसान ने जीवन में धक्के ज़्यादा खाए हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। जिस इंसान ने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा की है, उसे समझ आ जाता है कम इमोशनल कैसे होना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप दो सेम पढ़े लिखे लेवल वाले इंसानों को देखो, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बराबर होगा। किसी का ज़्यादा, किसी का कम हो सकता है। तो वो कम ज़्यादा जो है वो हाइपोथैलेमस की वजह से हो सकता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ये क्या है? रात को आइसक्रीम खाई और सो गए। कहा था मुझे कि खाना जो है 9 बजे के बाद मत खाना, नहीं खाया मैंने। आइसक्रीम तो खाई है, वो भी खाने में थोड़ी काउंट होगा। अब वो खा लिया और सो गए 5 मिनट बाद ही जाके। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उस आइसक्रीम का क्या करना है, हमने तो बताया नहीं अपने दिमाग को। तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ चलेगी जो कि अपने आप उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी जो हम साँस लेते हैं, हमें महसूस नहीं होता हम साँस ले रहे हैं। हमें महसूस नहीं होता हम जो है चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे हैं। हमें महसूस नहीं होता कि हम दिल को धड़का रहे हैं। दिल अपने आप धड़क रहा है, किसी के लिए भी धड़क रहा है। मम्मी या पापा, भैया, दीदी, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धड़क रहा है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हार्ट बीट। ये सब बेटा ब्रेन के अंदर ही है मनीषा, ठीक है? समझ पा रहे हैं? अब आप कहेंगे मैं तो साँस रोक सकता हूँ, लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क है। आप समझ पा रहे हैं मैंने दोनों अलग-अलग चीज़ें क्यों लिखी हैं? आप हो सकता है ब्रीदिंग अपनी रोक पाएँ, कितनी देर के लिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं रोक पाएँगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही शायद कुछ ऐसा 5-7 मिनट का है। तो आप नहीं रोक पाएँगे ना, 5-7 सेकंड ही बहुत है, रुक गए तो रुक गए, है ना? तो रेस्पिरेशन जो हमारा है, ये ब्रीदिंग से बढ़कर है। ब्रीदिंग में सिर्फ़ आप साँस अंदर-बाहर इनहेल, एक्सहेल करते हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर आप क्रेब्स साइकिल वगैरह, हाँ, आगे चल के हम पढ़ेंगे। क्या आप मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम समझ पा रहे हैं? पक्का? ये मैंने आपको काफ़ी सारी बढ़िया-बढ़िया बातें बता दी हैं। क्या अब आगे चला जाए दोस्तों? अरे भैया, जितनी रोकनी है रोक लो, साँस ले लो और अपनी उँगलियों को भी आराम दे दो, बस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने कितनी रोकी। चलो, एंड में ले ही ली ना,
फिर क्या टेंशन। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैक करा दिया है, क्या किसी को कोई भी कैसी भी तकलीफ है? ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। मैं आपको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमारा टॉपिक पैक हो जाएगा। देखिए जो पॉन्स है प्रिया, वो ब्रेन स्टेम का हिस्सा है और उसका मेन काम होता है हमारा सर और हमारी गर्दन में जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं उसे कंट्रोल करना, और इसके अलावा हमारे ब्रेन के बाकी पोर्शन के बीच में कनेक्शन बनाना। इतना सही है बस। यस रवि, आई वॉज अ कवि। चलें आगे। ब्रेन एंड हो गया बेटा, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन टॉपिक का भी एंड नहीं हुआ। अब मैं ऐसे टेढ़े टेढ़े रिप्लाई करना चालू कर दूंगा। अब मैं ऐसे जवाब दूंगा कि बच्चा पूछेगा ही नहीं अपना डाउट। अरे बेटा जो लिखा है वो पढ़ो पहले। देखो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। मेरे पास ना एक कंप्यूटर था, जो मैं जब डीपीएस में गया था ना, तो मैंने अपने घर वालों को झूठ बोल के जिद करके मैंने कहा ना, डीपीएस तो बड़ा स्कूल है, तो मेरे स्कूल में ना प्रोजेक्ट बनाने होंगे। मैंने बड़ी जिद करी और 35,000 रुपये का कंप्यूटर ले लिया। उस समय जो कंप्यूटर आता था फ्लैट स्क्रीन वाला होता था, लेकिन उसके साथ सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस, ये सब तब भी आते थे। तार वाला माउस आता था, स्कूल टाइम की बात है। तो अ, अब ये जो मेन पूरा सेटअप है, क्या बहुत सारी तारों से जुड़ा हुआ होगा? डेफिनेटली यस। इन तारों का काम क्या होगा? सीपीयू और मॉनिटर, मॉनिटर और इसके इसके और उसके बीच में कनेक्शन को बनाना। यही काम होगा ना इसका। यही सेम काम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। हमारा प्यारा सा छोटा सा जो 1300 ग्राम का दिमाग है, ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये स्पाइनल कॉर्ड। इनके बीच में यहाँ पे कुछ तारें होती हैं, ये वाली। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि मान लेते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमारे हाथों के अंदर भी तो कुछ तारे जा रही होंगी, हमारे पैरों के अंदर भी तारे जा रही होंगी, जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। भाई हमारे पैर के ऊपर कोई आगे खड़ा हो गया तो हमें हमारा दिमाग कहता है अरे भाई कौन आ गया ये, तो क्यों? क्योंकि ये जो तार है ये इंफॉर्मेशन भेजती होगी। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और ध्यान रखना। वैसे मनीष का सवाल ना जेन्युइन था, मैंने ऐसे ही मनीष को डांट दिया, मनीष मुझे पोस रहा होगा। एक्चुअली मनीष ने सही पूछा था कि ब्रेन खत्म हुआ नहीं हुआ, ब्रेन खत्म हो गया था उस पॉइंट पे। और उसके बाद अब मैं आपको अगला उसी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ना मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, एक पेज पहले, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड भी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये क्या है मैं आपको बस 2-3 लाइनों में बता दूंगा, तो आप ऐसे ही ऐड कर लेना। सबसे पहली बात, लोकेटेड इन वर्टेब्रल कॉलम। दूसरे नंबर पे रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। नहीं कट वट ना करें, बस ये तीन लाइनें आप कहीं पर भी एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। कुछ ना करें, बस ये 3 लाइनें आप मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बाद एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। सिर्फ 3 लाइनें लिखनी, इतना ही काफी है। देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स सेक्शन, यही मेन सवाल आता है पेपर में, रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करता है। आपने कई बार नोटिस करा जब आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका दिमाग पूरे तरीके एक्टिवेटेड होता है कि अच्छा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो है पी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पी स्क्वायर माइनस 2 है, लेकिन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो के क्यूब माइनस 3 के है। आपका दिमाग आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल के पुट कर रहा है आपके स्क्रीन पर, कॉपी पर या कहीं पर भी। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गरम गरम तवा आपकी उंगली पे लग गया, या रोटी आप फुला रहे थे, अचानक उसमें छोटा सा होल हुआ और उससे जो है स्टीम बाहर आई, आपकी उंगली पे लग गई। उस समय आपका दिमाग ऐसा काम नहीं करता, अरे अच्छा स्टीम आ रही है, ओहो छाला पड़ गया, चलो हटा लेता हूँ। ऐसा तो नहीं होता। वो तो ऑल ऑफ अ सडन, इवन बिफोर यू टेक द कॉल, वो हट जाता है हाथ। उसी को रिफ्लेक्स सेक्शन कहा जाता है। उसी को रिफ्लेक्स सेक्शन कहा जाता है कि अब आपको सोचने का भी समय नहीं मिलता, आपकी बॉडी खुद ही वो एक्शन ले लेती है, उसके बाद में आपको दर्द महसूस होता है। कभी भी ध्यान देना, पहले हाथ हटता है फिर दर्द लगता है, दर्द दिमाग तक पहुंचता है, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वही हाथ हटाने का फैसला ले लेती है। ठीक है। क्या बात को आप समझ पाए? तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी बस ये 3 बातें मैंने आपको ऐड करानी थी। माफी चाहेंगे, पहले अगली स्लाइड बनाई फिर ये एडजस्ट कराया, बट सोचा अभी लिखवा देना बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। देखिए अब ये पोर्शन को क्या हम क्रेनियम कहते थे दोस्तों? तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा क्रेनियल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं, पहला है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो कि आपको नेक वाले हिस्से में देखने को मिलेगी। दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वो सब सेरिब्रम से ब्रेन से एसोसिएटेड है राहुल, क्योंकि वो ना आपकी इन्फॉर्मेशन है जो एसोसिएटेड है। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, अधिकतर चीजें मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ, बिकॉज ऊपर वाले ने मुझे एक तो वो थोड़ी सी कला दे दी, दूसरा मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली, मैंने पढ़ लिया, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे सेरिब्रम में स्टोर्ड है, तो मुझे ऐसा कहीं चीटिंग नहीं करनी पड़ रही, देखना नहीं पड़ रहा। स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ माई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ब्रेन। ठीक है। लेकिन अगर अचानक मुझे करंट लग गया तो मैं हाथ हटाने की कोशिश करूंगा, तो वो जो है स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होगा।
क्रेनियल नर्व जो कि क्रेनियम से जुड़ी है, स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइन से जुड़ी है। आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ये स्पाइनल नर्व है और ये क्रेनियल नर्व है। अब क्रेनियल नर्व्स के बारे में थोड़ा सा टॉर्चर कर देता हूं मैं आपको जरा इसी बात पे। ये होती है 12 क्रेनियल नर्व्स। मुझे ऐसा लगता है पेपर पूछेगा तो बस ये पूछेगा कितनी होती है, 12। लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है? ये स्लाइड आई होप आपने नोट कर ली होगी। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ पढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहली जो है वो है ऑल फैक्ट्री, दूसरी जो है वो है ऑप्टिक। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा खेल खेलता हूँ आपके दिमाग के साथ। दूसरी जो है वो है ऑप्टिक, तीसरी जो है वो है ऑक्यूलो मोटर, फोर्थ जो है वो है ट्रोक्लियर। जो ऑल्फैक्टरी है ये जो है ठीक है माधव, ये जो है स्मेल से जुड़ी है। याद है ना आपको, हमने शुरुआत में भी ये चीज पढ़ी थी। तो ये ऑल्फैक्टरी भी वही करेगी। अभी ऑप्टिक है, ये साइट से जुड़ी है, यानी हमारे विजन से जुड़ी है। अब ये दोनों ना मिलकर काम करती है, तीसरी और चौथी मिलकर काम करती है। ये जो है ये करती है, इट मूव्स प्यूपिल ऑफ आई। याद है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में सब्जेक्ट की आंखों में टॉर्च मारा गया था, लेकिन सब्जेक्ट की आंखों की पुतलियां तो हिली थी लेकिन कुछ हुआ नहीं था। आनंद भाई की ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो उनकी आंखों की जो प्यूपिल है, पुतलियां हैं, वो मूव करी थी, तो वो ऑक्यूलो मोटर जो उनकी स्पाइनल क्रेनियल नर्व थी वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है? ट्रोक्लियर जो आपकी है, इट मूव्स आई। नैन में टक्के ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व की वजह से होते हैं, ठीक है? पांचवें नंबर पे है ट्राइजेमिनल। ये करती है फेस से एसोसिएटेड है वैसे, सेंसेशंस इन फेस या ऑफ फेस। और छठे नंबर पे जो है ये है एब्डुसेंस करके इसे बोला जाता होगा, डॉक्टर साहब से मैं मिल नहीं पाया हूँ। ये और ट्रोक्लियर एक ही काम करती है, मूव्स आई। ओक्यूलो, ओ सी यू, मैं दोबारा ओ सी यू, ओक्यूलो मोटर। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये सब मिल बांट के काम करती है। ये तो इंसान खाली बैठा है तो इन सबको तोड़े जा रहा है। एक्चुअली जो ये सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स हैं, मिल बांट के काम करती है। मतलब फेस से एसोसिएटेड है दिशा, बस इतना ही अपने को समझना है। फेस से एसोसिएटेड है, फेस पे आपको कुछ महसूस हुआ तो हो सकता है उसमें क्रेनियल नर्व का रोल हो। चौथे और छठे नंबर पे जो दोनों लिखे गए हैं, ये दोनों सेम काम करती है, हमारी आंखों को मूव कराती है। एग्जाम्पल के तौर पे अचानक कहीं से रोशनी आ गई, जैसे आप गली में खड़े थे, सामने किसने अचानक अपनी, रात का समय है, मान लेते हैं 10 बजे का, सामने कोई गाड़ी खड़ी थी, अचानक उसने गाड़ी को स्टार्ट करा, तो क्या एकदम अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करेगा? तो आपकी आंखें खुद ही मूव कर जाएंगी ना, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस मैं आपको। तो उसमें ट्रोक्लियर और एब्डुसेंस इन दोनों का रोल होगा। पल्सर 220 की तो यार बात मत करो, मैंने बड़ी जिद करी अपने घर वालों को, लेकिन आज तक नहीं खरीद पाया मैं पल्सर 220। जब मैं ले सकता हूँ तो मुझे सेंस नहीं समझ आता उसका, मैं क्यों खरीदूं उसे। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 7th नंबर पे है फेशियल। ऐसे ही लिख रहे हैं ना, तो हाँ ठीक है। 7th नंबर पे फेशियल है। ये क्या करता है? सैलिवेशन में मदद करता है। सैलिवेशन का मतलब क्या है? मोक्ष की प्राप्ति नहीं, सलाइवा का सिक्रीशन, मूव्स फेस, फेस का मूवमेंट इससे एसोसिएटेड है। 8वें नंबर पे है, ये सुनने में और बॉडी बैलेंस में मदद करता है। वेस्टिव कॉक्लियर, ये सुनने में मदद करता है। ये हम जब ईयर पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये कॉक्लिया वगैरह पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको बस नोट ही करना होगा दोस्तों। 9वें नंबर पे है टेस्ट करने में, खाने को गटकने में, ग्लोसो फेरेंजियल। ये फेरिंग्स आ गया ना नाम में, पेपर में ऐसे ही पहचानना, कॉक्लिया आ गया तो हियरिंग है, फेस आ गया तो फेस, मतलब फेस से एसोसिएटेड है। ये चीजों को स्वॉलो करने में मदद करता है, टेस्ट एंड स्वॉलो। पिछली बार मैंने इसे ऐसे हाथ से नहीं लिखवाया था, मैंने बस फाइल में आपको दे दिया था, बट इस बार मैं सोच रहा हूँ आपको लिखवा ही दूँ। वेगस, लास वेगस नहीं है, ये हमारी हार्ट बीट से एसोसिएटेड है एंड डाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं। कौशिक क्लासेस ऐड हो जाएंगे, आप चिंता ना करें।
11वें नंबर पे एक्सेसरी से मूवमेंट ऑफ हेड, और 12वें नंबर पे जो है वो है हाइपोग्लॉसल मूव्स। देखिए, जब हम कहीं बाजार जाते हैं तो अपने घर को ताला मार के जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ताला नहीं मारेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। खुदा ना खास्ता कभी कोई चोरी हो जाए, इसके लिए हम ताला मारते हैं। और हो सकता है कि कभी चोरी ना हुई हो, लेकिन हम फिर भी कल ताला मारते हैं। यानी पिछले मान लेते हैं एक्स डेज में, एक्स मंथ्स में, वाई ईयर्स में कभी चोरी नहीं हुई, फिर भी हम ताला मारते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही जो पहले कभी नहीं हुआ, हो सकता है अब हो जाए, तो हम उसके लिए, उससे बचाव के लिए ऐसा काम करते हैं। ये कंटेंट कुछ वैसा ही है। इस कंटेंट से अभी तक कोई भी सवाल नहीं बना है। ये 12 वाला बन चुका है। ये रोमन न्यूमेरल्स वाला सवाल बन चुका है कि ये किस तरीके लिखा जाता है। रोमन न्यूमेरल्स में, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मैंने 1 2 3 4 रोमन्स में लिखा है। ये ऑल्फैक्टरी वाला सवाल बन चुका है। ये ट्रोक्लियर वाला सवाल बन चुका है। और इसके अलावा तो यहाँ से और कोई सवाल नहीं बना। ठीक है? सैलिवेशन का मतलब जो सलाइवा हम सीक्रेट करते हैं उससे एसोसिएटेड है। ठीक है? लेकिन फिर भी इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आप जो है इन चीज़ों को ध्यान रख सकें। कुछ ऐसा सवाल था कि इसे किस रूप में लिखा जाता है, तो इसे रोमन्स में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके लिखा जाता है। दीज आर टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। यस, करेक्ट। ठीक है जी। नोट कर लिया आपने? चलें आगे। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स होती हैं टोटल दोस्तों 31 पेयर। मनीषा, मेरा ख्याल तो नहीं, फिर भी चाहे तो याद कर सकते हैं 31 पेयर। अब देखिए, भले ही हम आपस में दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मनी इतनी भी नहीं बढ़ाएंगे कि आपको मैं पूरे 31 जोड़े पढ़ा दूं। मतलब इंसान ही हूँ, भले ही बुरा हूँ। ऐसा काम नहीं करूंगा कि अब मैं 31 चीजें लिखवाना शुरू कर दूंगा। इसका कोई मेरे हिसाब से सेंस नहीं। ठीक है जी? लेकिन हाँ, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? मैं आपकी मदद कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स या नर्व पेयर्स, इसे मैं कह सकता हूँ C1 से लेकर C8। याद है, हड्डियां 7 थी, ये 8 है। ठीक है? 12 12 थोरैसिक, सेम बात। T1 से T12 5 लंबार स्पाइनल नर्व पेयर, L1 से L5 5 सैक्रल स्पाइनल नर्व पेयर, S1 से S5। कितने हो गए? 10 22 30। हाँ, एक हो गया अपना वो कॉकिक्स वाला 1 CYX, इसे ऐसे लिखते हैं COCCY GEAL स्पाइनल नर्व। इसे अलग से कोई ऐसा नाम नहीं दिया जाता। टोटल आप समझ गए? 8 12 5 5 1 31। थोरैसिक लिखा है THORACIC। लास्ट में लिखा है COCCYGEAL। अब इन सबके अलग अलग काम हैं, वो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी मैं थोड़ी सी आपकी मदद करता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ गर्दन में तकलीफ है, तो डेफिनेटली गर्दन वाला ही आंसर होगा। एक्चुअली यही लॉजिक है। अगर मैं कहता हूँ कि रिब केज से एसोसिएटेड मसला है, तो ये होगा। लोअर बैक है तो ये होगा। लास्ट बोन में दिक्कत है तो ये होगा। इसी तरीके चीजें चलती हैं। ठीक है? ये आपने नोट कर लिया है, तो मैं आपको एक और नर्व के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो हड्डियां हैं, ये जो है आपका, ये नर्व्स है। ठीक है प्रिया? वो हड्डियां हैं। चलो, अब कोई आपसे कहता है लार्जेस्ट नर्व, या फिर आपसे कहता है कोई लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन, यस आयुष्मान, ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर थाई में ही है, बिल्कुल सही। SCIATICNERVE, स्कियाटिक करके इसे बोला जाता है। बड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं, इसका नाम लेते ही जरा आंखों में आंसू आ गए। ठीक है?
और ये आपको देखने को मिलती है थाई वाले हिस्से में और पैर के पीछे की तरफ से जाती है। ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्पाइन एंड runs along the back of yes each leg into the foot। ये करीब करीब इतनी मोटी होती है, अंगूठी जैसी। मैंने लिखा है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्पाइन एंड रन्स अलोंग द बैक ऑफ ईच लेग इनटू द फुट। यानी पैरों के मतलब स्पाइन से शुरू होगा, पेल्विक वाले हिस्से से, हिप रीजन से शुरू होगा और ये बिल्कुल आपके पैर के पंजे तक जाएगा। जी हाँ, ये दो होंगे रुपेश, बिल्कुल सही, दोनों एक एक पैर के अंदर जाएंगे। क्या आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों समझ में आ गए? अब मैं चलूँ आगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पढ़ाने। ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो टाइप्स हैं, दो हिस्से हैं, ये दो तरीके का होता है। पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक। मैं एक टेबल बनवा रहा हूँ, ठीक है? उस टेबल को पहले बनवाऊंगा, लिखते लिखते आपको समझ में आएगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इसे मैं उल्टे तरीके पढ़ा रहा हूँ, पहले एक टेबल बनवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगा, ठीक है? इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, इन शॉर्ट एक आइडिया देने के लिए। देखिए, हमारी बॉडी को ना कभी कभार ज़्यादा अलर्ट होना होता है और कभी कभार कम अलर्ट होना होता है। कभी कभार हमारी आंखें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभार हमारी आंखें पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस ना करके रिलैक्स करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभार हमारा दिल ज़्यादा धड़के तो अच्छा होता है और कभी कभार हमारा दिल जो है आराम से धड़के तो अच्छा होता है। कभी कभार हमारा बीपी बढ़ जाए। आप समझ गए ना, मैं पैटर्न बना दिया है आपके लिए। यानी कभी कभार क्या होता है, चीज़ें हाइपर की तरफ अच्छी होती हैं, कभी कभार चीज़ें हाइपो की तरफ अच्छी होती है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्या काम करता है। एक बॉक्स बना रहा हूं मैं जिसमें 3 कॉलम्स होंगे। आप भी चाहें तो 3 कॉलम्स बना सकते हैं। इसमें मैं कुछ बढ़िया बढ़िया बातें लिखूंगा, उसके बाद होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। नहीं, सेंट्रल ही पेरिफेरल नहीं है विकास। इस चैप्टर का पहला पेज देखिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग है, पेरिफेरल अलग अलग है और ऑटोनॉमिक अलग है। 3 हिस्से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्गन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपैथेटिक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैरा वाला, पैरा सिंपैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है? सबसे पहले जो हमारी हार्ट बीट है, पैरासिम्पैथेटिक जब काम करता है तो वो इसे इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब मैं फिर से बोलता हूँ, हमारी जो हार्ट बीट है, सिंपैथेटिक जब काम करता है तो इसे इंक्रीज कर देता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जो है इसे डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने का ये मतलब नहीं कि हमें मार देना चाहता है, ये बस ये कहना चाहता है कि नीड नहीं है तो चिल करो, टाइम को थोड़ा सा किल करो। इसी तरीके जो प्यूपिल होता है, हमारी आंखों के अंदर जो पुतली होती है, उसे ये डायलेट कर देता है और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस जिससे हम सांस लेते हैं, ये इसे ब्रॉड कर देता है और इसे जो है नैरो कर देता है। पहले पूरा नोट कराऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, मैं कलर सिर्फ इसलिए चेंज कर रहा हूँ जिससे रिवीजन में आपको आराम रहे। आप ऑब्वियसली सिंगल कलर से ही लिख सकते हैं। ये इंक्रीज कर देता है और ये डिक्रीज कर देता है। डाइजेशन जो है ये स्लो कर देता है और ये नॉर्मल कर देता है, बोले तो फास्ट कर देता है। सैलिवेशन यानी सलाइवा का सिक्रेशन सैलिवरी ग्लैंड से, ये स्लो कर देता है, इसे इनहिबिट करना भी कहते हैं। और ये जो है स्टिमुलेट करता है यानी फास्ट कर देता है। टीयर प्रोडक्शन, आंसू, ये इसे स्लो कर देता है यानी इनहिबिट कर देता है। इसी बहाने वोकैबुलरी के भी कुछ शब्द शायद आप याद कर पा रहे होंगे। इनहिबिट करना मतलब रोकना, स्लो करना। वैसे शायद आपको इसे ऑलरेडी पता हो।
stimulate glucose release in body, fast stimulate or slow inhibit. आराम से नोट कीजिए, सब समझाऊंगा शाम, बस बेटा मेरे कहने से नोट कर लो। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब मैं आपको कुछ कीवर्ड बताता हूं, उससे आप चीजों को शायद समझ जाएंगे। सिंपैथेटिक जो है ये हमारी बॉडी को डालता है अलर्ट मोड में, और ये हमारी बॉडी को डालता है रिलैक्सेशन मोड में। अभी बताऊंगा मनीषा। अब ये चीज को ध्यान में रखते हुए उस स्लाइड को देखते हैं। सिंपैथेटिक मतलब अलर्ट। आप आराम से नोट करो, मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ। ध्यान से बात को समझना, साथ में नोट करना। मान लेते हैं कोई खतरा आ गया मेरे जीवन में, एड्रीनल ग्लैंड वगैरह सबको छोड़ो, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो। जैसे कि अचानक मैं सड़क पे जा रहा था, सामने से मुझे गाड़ी आती हुई दिख गई, सामने से। इमेजिन कर पा रहे हैं थोड़ा सा, मैं सड़क पे जा रहा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सामने से कोई स्पीड में गाड़ी आएगी, अब आ गई वो गाड़ी। वो जो 10 सेकंड का टेन्योर है, जो सामने से गाड़ी आती है मुझे दिख रही है, उस पॉइंट पे मैं क्या महसूस करूंगा? सबसे पहले हार्ट बीट तेज हो जाएगी। सोच के देखो, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। प्यूपिल यहाँ पर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप इस समय जो गाड़ी इमेजिन कर रहे हो वो रात को आ रही है, ट्रक आ रहा है सामने से, है ना, और आप जो है सड़क के राइट साइड पे है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और आप हाईवे के आसपास है कहीं, तो आप इसमें इमेजिन नहीं कर पाएंगे। बट इन जनरल प्यूपिल डायलेट होता है, और कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हम अलर्ट मोड में हैं। ब्रोंकस ब्रॉड हो जाएंगे। ब्रोंकस जो लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, क्या इन्हें खुलना पड़ेगा जिससे ज्यादा हवा पहुंच सके, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके, जिससे मैं एक्चुअली वर्क कर पाऊँ, फटाफट भाग पाऊँ वहां से। जी हाँ। अब डाइजेशन का क्या यूज है? अरे भैया फटने वाले हैं हम, तो 2 मिनट के बाद पच जाएगा पिज्जा, क्या हो गया? यानी डाइजेशन की नीड नहीं है, तो ये थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, हम हर चीज को बढ़ा देंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बदले में डाइजेशन स्लो हो गया। सैलिवेशन, भैया सामने से ट्रक आ रहा है, गोलगप्पा थोड़ी आ रहा है जो अरे यार सैलिवेशन, बस सैलिवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, गला सूख जाता है। सुना होगा आपने माउंटेन ड्यू की एड में, यानी इतने ज्यादा फोकस्ड है, अलर्ट है कि गला आपका सूख चुका है, ठीक है। टीयर प्रोडक्शन, आंसू ऐसे में थोड़ी आएंगे, ऐसे में तो कोई सेंस ही नहीं आंसू होगा, है ना। ग्लूकोज रिलीज जो है तेज हो जाएगा, अगेन क्यों? जिससे हम एनर्जी गेन करके एक्शन ले पाए। क्या आपको पूरा पेज समझ आया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। हिंदी में बेटा मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ, थोड़ी समय की कमी की वजह से, और सेकेंडली मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, आई होप उससे आपका काम चल जाएगा। चलें आगे। क्या आपको क्लियर भाषा में समझ आ गया? आपके जितने भी दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत सर्टेन हूँ मोर देन 50% को इनमें फर्क नहीं पता होगा। अलर्ट टू नॉर्मल किस में होगा? दोनों में नहीं होगा। एक्चुअली क्या है आयुष्मान, जनरली स्पीकिंग दोनों बराबर काम करते हैं। इट इज लाइक अ सी सॉ, इट इज लाइक अ बैलेंस। कुछ ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए जिसमें चीजें बैलेंस्ड है। जब जरूरत होगी तो सिंपैथेटिक बढ़ जाएगा, जब जरूरत होगी तो पैरासिम्पैथेटिक बढ़ जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में ये जो है मिडिल में रहेगा, दोनों आराम आराम से काम करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके लिए कि वो कौन सा टाइप ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जो कि ये काम करता है। जैसे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, दो और कोई बना देगा, बोथ और नन बना देगा, कहेगा जी बताओ हार्ट बीट इंक्रीज किसकी वजह से होती है, एक तरीके का ये। दूसरे तरीके का ये सवाल बनेगा, अलर्ट मोड में ज्यादा अच्छे से कौन काम करता है। तीसरे नंबर पे सवाल बनेगा, जो प्यूपिल का डायलेशन है या बीपी का इंक्रीज होना है, ये ब्रेन के कौन से पोर्शन से जुड़ा है। और ऑप्शन में देगा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये जिस बेचारे को कोई पूछता ही नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये उस सवाल का सही आंसर होगा। ये जो मैंने अभी आखिरी में बोला है ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उस सवाल का सही आंसर था। कईयों को तो पता ही नहीं होता कि क्या चीज है, कुछ होगा ऑटोमेटिक सा, कुछ होगा। डायलेट का मतलब रिलैक्स करना श्याम। जैसे जब आप अंधेरे वाले कमरे में होते हैं तो आपकी आंखों की पुतलियां जो है शांत हो जाती है, खुल जाती है, रिलैक्स करती है, उसे डायलेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? यानी आंख, अगर आपकी आंख का आइरिस ये है तो ये डायलेटेड प्यूपिल है,
और ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल है। जब आप रोशनी सूरज की तरफ देखते हैं तो आप इस सिचुएशन में होते हैं। जब आप रात में मान लेते हैं सो रहे हैं तो आपको घर के अंदर बहुत छोटा कोई 0 वॉट का बल्ब भी जल रहा है तो वो भी आपको दिख जाता है, क्योंकि आपकी आंखें डायलेटेड मोड में होती है। ठीक है, ये डायलेटेड सिचुएशन, 0 वॉट जैसा कुछ नहीं होता है, वो फर्जी बात है। कोई भी बल्ब 0 वॉट का नहीं हो सकता। 0 वॉट मीन्स 0 जूल्स पर सेकंड, जो कि इम्पॉसिबल। एनर्जी तो कंज्यूम बेचारा करेगा ही ना। ठीक है जी। ग्लूकोज रिलीज तो देखिए हर समय होगा, ऑफिशियल ज़्यादा होगा सिंपैथेटिक में, क्योंकि आपको एक्शन लेना है ना, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी आपको। आप सभी को क्या ये पूरा पेज समझ आ गया? तो मैं आगे चलता हूँ। इस बार मैंने पहले टेबल बनवाई है। जनरली क्या होता है, मैं पहले समझाता हूँ उसके बाद जो है टेबल बनवाता हूँ, तो समझाते समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस बार मैंने पहले टेबल बना के फिर आपको जो है समझाया। कुछ डेटा मैं आपके लिए जो है फाइल में अपलोड कर चुका हूँ। क्या आपने वो पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? फियर लिखा है ना सर? फियर कहाँ लिखा है? फास्ट लिखा है, फास्ट नहीं पढ़ा है। वेरी गुड। कब पढ़ोगे? डाउनलोड करके रख लेना, हो सकता है आपके घर में जूनियर्स को काम आ जाए। आप तो नहीं पढ़ोगे तो किसी और का ही भला हो जाए ना। चलो खैर आगे चलते हैं। अगला चैप्टर अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इजी चैप्टर है, डुएबल चैप्टर है। उसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब आप सब जानते ही होंगे क्या होता है। कोई बताना चाहेगा? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीद करना। ठीक है, एक मिनट रुकिए प्लीज। ये एक काम करते हैं, फोटोज बाद में दिखाऊंगा। फोटोज का भी मेरे हिसाब से तो सेंस नहीं बनता। देखिए, सबसे पहली बात, अगर रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग होता तो दो नाम ना होते, तो हम ब्रीदिंग एज अ चैप्टर पढ़ रहे होते। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप है। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस को अंदर ले, सांस को बाहर छोड़े, सांस को अंदर ले, सांस को बाहर छोड़े। ये ब्रीदिंग है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। हम सांस अंदर लेते हैं और वो हमारे लंग्स के अंदर हवा चली जाती है। यहाँ से हवा गई, लंग्स ने हमारी बॉडी को भेज दी। तो क्या ये जो ट्रैवल हो रहा है, क्या हमारे सेल के अंदर इसका यूज हो रहा है? ये भी रेस्पिरेशन का हिस्सा है। आंसर इज यस। यानी रेस्पिरेशन के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी हमारी ब्रीदिंग। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी। अब रेस्पिरेशन भी कई तरीके की होती है। क्या बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो सकता है? आंसर इज यस। रेस्पिरेशन होता ही दो तरीके का है दोस्तों, टू टाइप्स। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये डेफिनेशन सीधा पूछी जाती है। देखिए, एरोबिक का मतलब एयर की प्रेजेंस में, एनएरोबिक का मतलब एयर की एब्सेंस में। एन का मतलब नॉट एयर, यानी जिसमें एयर नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन, और यह है विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये जनरेट करता है हाई एनर्जी, ये जनरेट करता है लो एनर्जी। तो जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उनमें एनएरोबिक होता है, लेकिन जो हमारे जैसे 100 200 300 किलो के लोग हैं, वो जो हैं उनके शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। यानी ह्यूमंस वगैरह में सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बिकॉज हमें ग्लूकोज जो हम खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एनिमल्स वाला जो केस है वो ये है, बैक्टीरिया वाला जो केस है वो ये एग्जांपल लिख दी है बस मैंने। इसमें होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें होता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी है। जापान जाइए कभी, सुमो रेसलिंग आप देखिए। ये नहीं पता 300 होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ काफी करीब होंगे। कभी उनकी हार्श लाइफ पढ़ना सुमो पहलवानों की। सिर्फ वो सुमो रेसलिंग के लिए अपना पूरा शरीर खराब कर लेते हैं, जरा सी उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा लोड हो जाता है कि वो लंबे समय तक जी नहीं पाते। कभी पढ़ना उनके बारे में, सुमो पहलवानों के बारे में, आपको अलग ही रियलिटी पता लगेगी एकदम। अभी समझाता हूँ योगेश। देखो, जो ह्यूमन होता है उसे क्या करना होता है, उसे ना ज्यादा एनर्जी बनानी होती है। हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम इधर उधर भागते रहते हैं, है ना। और जो बैक्टीरिया बेचारा है वो तो कहीं गरीब सा पड़ा हुआ है, तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन कर लेता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन अगर कोई रेस्पायर कर सकता है तो वो जो है आपका
एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। ये हम आगे चल के थोड़ा सा पढ़ेंगे जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको अभी एनएरोबिक वाला केस नहीं समझ आ रहा तो समझा दूंगा। जैसे आपने सुना ना खमीर, ईस्ट, आपने वो रोटी खाई होगी, एकदम मुलायम वाली रोटी होती है या ऐसी आइटम खाई होगी, उस केस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ये अल्कोहल, अल्कोहल को तो आप जानते ही होंगे। वो जो अल्कोहल होता है वो भी जो है फर्मेंटेशन वगैरह से ही बनता है, तो उसके अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बड़े बड़े कंटेनर्स में उसे बंद करके छोड़ दिया जाता है कई साल तक, और उसके बाद जब उसे खोला जाता है तो अंदर क्या बात है, अल्कोहल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आई होप आप बात को समझ चुके हैं। लेकिन जो दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्योंकि ह्यूमंस एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा मेन फोकस उसके ऊपर ही होगा। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी। व्हाट अबाउट गिल्स? समझा नहीं रुपेश? अगर आप मछलियों के गिल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, बिकॉज गिल्स का काम पानी को अंदर लेना ही है, और विद ऑक्सीजन पानी जो होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, इन ब्लड। और तीसरे नंबर पे इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें मेन जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो तीसरे वाला पढ़ेंगे, डेटा वाइज पहले वाला पढ़ेंगे, दूसरे वाले में तो कुछ खास नहीं होता है। देखिए, ब्रीदिंग में दो चीजें आती हैं, ब्रीदिंग में यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोले तो ब्रीदिंग में दो चीजें होती हैं। एक होता है इनहेलेशन, इनहेल करना, सांस को अंदर लेना। एक होता है एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ना। अब मैं चाहता हूँ आप एक बार, वैसे तो आप तब से कर ही रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार आप फोकस करके सांस को पूरा अंदर लेके देखिए और सांस को बाहर छोड़ के देखिए। ये योगा शिविर नहीं चल रहा है, ये इसके आगे का डेटा लिखवाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरी सांस अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, मच्छर चला गया कहाँ, अंदर या बाहर? आ जाओ बेटा, आ जाओ, चलो इधर। इनहेल और एक्सहेल, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी हल्की ऊपर उठ रही है। आप नोटिस करिए, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेपर ना वो जो स्टेटमेंट वाले सवाल बच्चे डिमांड कर रहे हैं, यहीं से वो स्टेटमेंट वाले सवाल क्रिएट होंगे। इनहेलेशन में क्या नहीं होता, और डायफ्राम वाला सवाल एक आध बार बन चुका है, स्टेटमेंट में नहीं, इन जनरल। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपकी बॉडी हल्की सी ऊपर उठ रही है। अब हमारे डायग्राम वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी के लिए बस विश्वास करना। हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके के हैं, मान लेते हैं। इसके नीचे यहाँ पे एक लेयर होती है जिसे डायफ्राम बोला जाता है। ये क्या करती है, हमारी पेट वाले हिस्से को, जो हमारी आंतें वगैरह हैं, उन सबको हमारे लंग्स से अलग रखती है। ठीक है, अब सोचो जब हम सांस लेंगे तो क्या ये लंग्स हमारे पहले से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें हवा आ चुकी है। फोकस करिए, समझना जरूरी है। तो क्या आपको नहीं लगता है जो डायफ्राम ऐसा टेढ़ा सा था, अब इसे सीधा होना पड़ेगा, क्योंकि जगह बनानी है लंग्स के खुलने के लिए। जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स फिर से छोटे हो जाएंगे, तो डायफ्राम फिर से ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। बस अगर आप इतना समझ गए तो बल्ले बल्ले है। अब नोट्स बनाते हैं जरा। सबसे पहली बात, एयर एंटर्स द बॉडी, एयर exits the body। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, सिकुड़ता है, एंड मूव्स डाउन। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई चीज ऐसी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने पे ही सीधी होगी, रिलैक्स वो ऊपर वाले पोज में ही होगी। इमेजिन करके देखोगे तो थोड़ा समझ पाओगे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मूव डाउन क्यों लिखा है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डायफ्राम
Yes, Divyansh. Relaxes and returns to डोम लाइक शेप, गुंबद जैसी आकार का उल्टी कटोरी आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ इस तरीके का हो जाता है। ऑफिशियल नाम नहीं समझा, जो सिगरेट का धुआं, समझा नहीं, ब्रोनिया क्या है ये? ब्रोंक, अगर आप ब्रोंकिया लिख रहे हैं तो आपका आंसर यस है। एक्चुअली एल्वियोलाई में जाके फंसता है, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, वॉल्यूम, और ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा समय बचाने के लिए, ठीक है, डिक्रीज, सेम ही बात लिख रहा हूँ। रिबकेज मूव्स आउट, बाहर की तरफ हल्का जाता है रिबकेज। लो प्रेशर इन लंग्स और एंड हेंस एयर मूव्स इन, एयर मूव्स आउट। मैं हर चीज़ का वो स्कूल के बच्चों की तरह वो टेबल में आपका अपोजिट अपोजिट नहीं लिख रहा हूँ, मैंने मुद्दे की बात समझा दी, इधर कहानी लिख के उधर उससे उल्टा है, ये आपको बता दिया। ये लो प्रेशर वाली बात अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लो, साथ साथ समझा देता हूँ। देखिए, आपने पास्कल भाई की एक बात तो सुनी होगी। पास्कल भाई बता गए थे कि प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। देसी भाषा में बताता हूँ, वो ये कह रहे थे कि जो प्रेशर है ना वो सब तरफ बराबर लगता है। वो साथ में एक और बात बता गए थे मुझे, आपको शायद उन्होंने नहीं बताई होगी, मेरी उनसे बातचीत थोड़ी अच्छी थी। वो ये कह रहे थे कि अगर दो इलाकों में प्रेशर का डिफरेंस होता है तो जिस इलाके में हाई प्रेशर होता है हवा वहां से लो प्रेशर की तरफ जाती है। यानी अगर प्रेशर हाई यहाँ पर है और यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ से हवा इस तरफ जाएगी, जो कि थोड़ी ऑब्वियस सी बात भी है। लो प्रेशर इन लंग्स इसलिए लिखा गया क्योंकि लंग्स खुल गए हैं, तो अंदर प्रेशर हल्का सा कम हो गया है, जिससे बाहर से हवा खींचने में मदद हो रही है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? जब हम हवा को छोड़ रहे हैं तो लंग्स आपके सिकुड़ गए हैं, तो सिकुड़ने की वजह से क्या ज्यादा प्रेशर लग रहा है? ज्यादा प्रेशर लगने का मतलब ये कि हवा बाहर की तरफ जाना पसंद करेगी। इसलिए लो प्रेशर आउट, लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाली बात आपको बताई गई है। जी बताएं विकास। डाउट्स तो दो ही दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। हो, ये क्या हुआ? तो तब से दो डाउट शो हो रहे थे। कोई बात नहीं, चलो हौसला रखिए, मैं भी रखता हूँ। नोट कर लिया आपने, तो मैं आगे चलूँ। रिब केज नहीं समझे? जब आप सांस अंदर लेते हैं सपना, तो उसमें रिब केज आपका बाहर की तरफ फैलेगा ना, जिससे फेफड़ों को जगह मिल सके, तो इसलिए वो हल्का बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, हाँ डाउट सेक्शन भी ऑफ कर देता हूँ। मनीष आपका डाउट ठीक है, ले लूंगा, आपने ऊपर किया है कमेंट। आई होप रुपेश आप इसे पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं, क्योंकि ये कमेंट दो तरीके से करा जा सकता है। चलें आगे। मूव आउट का मतलब रिलैक्स, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर तरीके का अवेलेबल है, जैसा मैंने भी कभी नहीं पढ़ा। वो अलग बात है कि मैं वैसा पढ़ना भी नहीं चाहता। मेरा मानना तो है वो 1 घंटा भी बचा लेना चाहिए। अगर कोई कहे ना 1 घंटे में ये खत्म वो खत्म, तो 1 घंटा ही बचा लो, सो जाओ, वो बढ़िया है। चलो खैर, अब बात करते हैं हवा का क्या होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। वही टेबल आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। इनहेलेशन में हमारे शरीर में जो हवा जाती है वो कौन सी जाती है? जो एयर है उसका परसेंटेज क्या होता है? 78% नाइट्रोजन। अब यहीं तो बहुत बच्चे ऑक्सीजन बोल के फंस जाते हैं। और 20.9% होता है ऑक्सीजन। जरूरी नहीं वैसे तो ब्रेक करे, अच्छा आपने लिखा अगर करते हैं तो सर। देखिए, सेल्फ हीलिंग तो हर चीज में हो जाती है, वो खड्डी है जो जुड़ जाएगी। ऑब्वियसली मेडिकेशन वगैरह लगेगी उसके साथ। 0.94% आर्गन, 0.03% CO2 और 0.45% वाटर वेपर। अब कई बच्चे आ जाएंगे, सर ये तो 100% से भी ऊपर हो गया। अरे दिल खुला है मेरा, कोई टेंशन नहीं है, ले जाओ।
एक्चुअली ये जो परसेंटेजेस हैं ये सिर्फ समझने के लिए हैं। थोड़ा ये जैसे 78 लिखा है, हो सकता है 77 हो आपके इलाके में, ऑक्सीजन हो सकता है आपके इलाके में जो है 20.9 की जगह पे हो सकता है 20 हो। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बंद कमरे में बैठ के मान लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 2 घंटे लगातार क्लास लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं 3 घंटे कमरे के अंदर हूँ, तो 3 घंटे पहले और 3 घंटे के बाद क्या इस कमरे की परसेंटेज ऑक्सीजन सेम होगी? नहीं होगी ना, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं 3 घंटे तक ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूँ, CO2 को छोड़ रहा हूँ। तो ये जो नंबर्स हैं सिर्फ समझने के लिए है। ऐसी वाटर वेपर भी अलग-अलग कोस्टल एरिया में आप रहते हैं तो अलग होगा, कोलकाता की अलग सिचुएशन होगी, लद्दाख की अलग सिचुएशन होगी, है ना? तो इट डिपेंड्स। आगे चलते हैं। एक्सहेलेशन में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होगी, नाइट्रोजन का तो कुछ होता ही नहीं ना, ये तो गई और आ गई, ठीक है? उसके अलावा 16.4% ऑक्सीजन होती है। ये देख रहे हो कमाल की बात? यानी एक्सहेलेशन में भी ऑक्सीजन ज़्यादा ही होती है CO2 से। 0.94% आर्गन और करीब 3.5-4% के आसपास, 4.5 ध्यान रख लो, 3.5 भी चल जाएगा, CO2। जी हाँ, बिल्कुल डकैती। ठीक है। अब आपने नोटिस भी करा होगा कई बार, कभी-कभार क्या होता है, आप लोग स्पेशली सर्दियों वगैरह में आप फ़ोन चलाते हैं कंबल के अंदर घुस के, तो आप मल्टीपल साँसें ले लेते हैं, उसके बाद ही आपको बाहर आना पड़ता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि आप जो एक्सहेल कर रहे हैं एयर, उसके अंदर भी ठीक-ठाक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, तो मल्टीपल साइकिल्स में भी आपके शरीर में जाए तो कोई ख़ास टेंशन की बात नहीं है। ठीक है? आगे चलते हैं। अब ये ऑक्सीजन की CO2 कैसे बन रही है, क्योंकि एक सिंपल सी रिएक्शन होती है। CO2 मैंने लिखा 4.5% के आसपास, 3 से 4 से 5 के बीच कुछ हो सकती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives CO2 plus H2O plus NO2। ठीक है जी, एक रिएक्शन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रही है। आज की इस क्लास में बेसिक पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन में कंप्लीट कर लेंगे, कल करा जाएगा आपको टॉर्चर। कल एज इन मतलब अगली क्लास में, जो कि जल्दी ही होगी, वो क्लास में कोशिश करके कल ही ऐड करा लूंगा आपके लिए, मतलब कल एज इन कल शो हो जाएगी आपको। चलें आगे। अरे अभी इधर आ जाओ मेरे दोस्तों। अब ये ऑक्सीजन बाजी तो हो गई, क्या दूसरे नंबर पे हम पढ़ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस? थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद फ्री करूंगा। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। भाई लंग्स से सेल तक जाएगा, कल फोटोज दिखाऊंगा बहुत सारी, उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा, अभी के लिए बस कंटेंट लिख लेते हैं। मीडियम क्या है? वाया। सुना होगा आपने रेलवे स्टेशन पे लेडीज बोलती रहती है वाया ब्लड। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ठीक है। ऑक्सीजन जो है 98% ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज मेनली कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन घूमती है, वो जिस रिक्शे में बैठ के घूम रही होती है, उस रिक्शे का नाम है हीमोग्लोबिन। कुछ ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ भी, और 1.5% इज कैरीड बाय प्लाज्मा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेनली बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में हमारे शरीर में घूमती है। अगले पेज पे लिखता हूँ। CO2 is mainly transported। अरे भैया प्लीज बैक, नेक्स्ट डन बैक। दो लैपटॉप है तो सही मेरे पास, लेकिन अभी ऐसी टेक्निक नहीं बनी जो मैं दोनों स्लाइड एक एक में लगा दूं। ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स 70%, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसे भी कैरी करती है, ऐसा नहीं इसे नहीं कैरी करेगी, और प्लाज्मा 7%। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं जो थोड़े से ध्यान रखना।
अच्छा, सपना वैसे तो एक फैक्ट है एक तरीके का ये। उसी तरीके कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से रिएक्ट करती है जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ, मे बी उस वजह से। बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है आपको थोड़ी सी आ रही हो, आप इग्नोर करें। चलें आगे। हाँ बस, बहुत तेज हो गया वो। चलें आगे। उसका फेवरेट नंबर 7 है, अलग लेवल का ही पसंद है उसे। 7। अब उससे पूछा कितने साल का हुआ तो 7 ही बता रहा था सबको। मुझे नहीं पता उसे 7 क्यों पसंद है। एक मेरे नाम के एंड में आता है एल, राहुल। तो अगर आप उससे नाम पूछोगे उसका तो वो अपनी स्पेलिंग बताएगा KABIRL 7। एल क्योंकि मेरे नाम के एंड में, तो उसे लगता है भी उधर भी आना चाहिए। 7 क्योंकि सिंपली उसे पसंद है। अब वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, फिर मुझे लगता है यार कई सारी हमारी बातें भी तो ऐसी हैं जो इलॉजिकल है, तो कोई नहीं, अभी बच्चा है, चलने दो। लेकिन अच्छी बात ये लगती है कि कुछ कम से कम क्लियर माइंड है कि हाँ भाई ये चीज़ हमें पसंद है। अपने साथ तो बचपन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अपने को पता ही नहीं था पसंद क्या है अपने को, है ना। तो चलो अच्छी बात है, खैर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक कैसे पहुंचेगी। पैसेज ऑफ एयर इन द बॉडी। आपको पता है ना, हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि नाक से सांस लेनी चाहिए, है ना। अनुलोम विलोम करते हैं तो हम जो नेजल पैसेज है उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम तौर पे जनरली हम मुंह से ही सांस लेते हैं, क्योंकि मुंह से सांस लेना आसान है। और नाक के हिसाब से मुंह तो अपना अच्छा खासा बड़ा ही है, तो इजीली सांस ले ली जाती है। बट नाक से सांस लेना अच्छा इसलिए होता है बिकॉज हमारी नाक में जो है, जो वेस्टिबुलर पार्ट है, वेस्टिबुल है, अभी बताऊंगा क्या है ये, और उसमें हेयर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ एयर हो जाता है, और हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में जो डस्ट पार्टिकल्स जाने होते हैं वो उसके अंदर ही रुक जाते हैं। सबसे पहले हवा जाती है नोज में, ठीक है। मान लेते हैं किसी की नाक है, ठीक है, मान लेते हैं क्या जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हवा अंदर जाएगी तो आपको भी पता होगा यहाँ पर एक ऐसा हॉलो पोर्शन होता है, और यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं। ये हेयर काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं बिकॉज ये करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ एयर जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। इसमें एंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नोज में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं वेस्टिबुल, हेयर फाउंड फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे नोज में पाया जाता है ऑल फैक्टरी रीजन, जो स्मेल करता है। मैं कई बार बता चुका हूँ चेंज इन स्मेल, बट एक्चुअली फैक्ट यही है कि वो स्मेल करता है। और तीसरा इलाका एंड में होता है जो होता है रेस्पिरेटरी रीजन, जहाँ पर एयर गेट्स वार्म। हमारे शरीर हमारा जो शरीर है ना, ज़्यादा गर्म होता है हमारे आसपास के हिसाब से, है ना। तो जब हवा वो अंदर जाती है स्पेशली सर्दियों में, तो वो हल्की सी गर्म हो जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों के ऊपर जो है ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। अब जितना छोटा पार्टिकल है ना उतना दुख देगा वो, क्योंकि वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल विकास। जो डस्ट पार्टिकल बड़े हैं वो तो रुक जाएंगे, लेकिन जो छोटे हैं वो जो है वो अंदर चले जाएंगे डायरेक्टली। समझ पा रहे हैं वो बात को? एक सेकंड में हमारी बॉडी कितना ही सारा काम करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पीएम की। पीएम इज पार्टिकुलेट मैटर। सुना होगा कई बार आपने स्पेशल क्लास वगैरह में या मॉक टेस्ट वगैरह में। ये है मेजरिंग यूनिट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। और 1 पीएम बराबर होता है, पहले आप इसे नोट कर लो ये सब चीज़ें। अभी वो पेज दिखा दूंगा। रेस्पिरेटरी रीजन लिखा है, जहां लिखा है एयर गेट्स वार्म। ठीक है। अब
पीएम को हम पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जानते हैं और पोल्यूशन इसी में नापा जाता है, सुना है ना आपने, पोल्यूशन इसी में नापा जाता है और इसी को हम पार्टिकल पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पोल्यूशन जितना छोटा उतना ज़्यादा नुकसानदायक। अब एक पार्टिकुलेट मैटर जो है वो करीब करीब 1 माइक्रोन के बराबर होता है, इसे माइक्रोन में नापते हैं, जितना छोटा उतना खतरनाक। जो पीएम 2.5 होता है, ये आपने कई बार सुना होगा, ये बराबर होता है 2.5 माइक्रोमीटर और स्मॉलर। ये इसकी कैटेगरी होती है। थोड़ा सा भी लिखवाता हूँ, डिटेल अगले पेज पे लिखूंगा। इसे माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर एक ही बात है, 10 की पावर -6 होता है, इसमें नापा जाता है। चलें आगे, जितना छोटा पार्टिकल उतना खतरनाक। नहीं, पॉलीथीन बैग्स को बैन करने का मेन रीज़न है वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हम पॉलीथीन जिसका इस्तेमाल हम 10-15 मिनट के लिए करते हैं, बस बाजार गए सामान लेके आ गए, उसे गलने में जो है सैकड़ों साल लग जाते हैं, उस वजह से उसे बंद करा गया है। जो मोटी पॉलीथीन होती है वो फिर भी रिसाइकिल हो जाती है, तो भले ही आप उसे फेंक भी देंगे तो कोई हो सकता है उसे बीनने वाला, उठाने वाला उसे उठाकर बेच देगा, तो एटलीस्ट शायद वो बच जाए। आगे चलते हैं। बाकी पॉलीथीन बैन वगैरह सब टेम्पररी ही है, बस होता है कुछ समय के लिए, फिर दोबारा से चालू हो जाती है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। खैर, दुख की बातें बाद में करेंगे, अभी आ जाते हैं काम की बात पे। देखिए, इस तरफ राइट की तरफ साइज बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 10 माइक्रोमीटर या 10 पीएम, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई पार्टिकल इससे भी बड़ा है, यहाँ पर आपको 2.5 समझ आ जाएगा, तो अगर कोई पार्टिकल इससे बड़ा है तो वो स्टॉप हो जाएगा हमारी नाक के अंदर जाने के समय, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये माउस, ये 10 पार्टिकुलेट मैटर से बड़ा है, तो ये तो नाक के अंदर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि ये उससे बड़ा है, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। इसी तरीके मान लेते हैं राजमा है, आलू मेथी है, टमाटर है, वो सब नहीं जा पाएगा क्योंकि वो जो है बड़ा है। आई होप पॉइंट को समझ पा रहे। देखिए, एजुकेटर का जो काम है ना, वो बड़ा ट्रिकी होता है। कैसे क्या याद कराना है वो अपने आप में कला है। मैं ये नहीं कह रहा मुझ में वो कला है नहीं है, बट हाँ, वो डेफिनेटली कला है, तो वो हर इंसान में अपना यूनिक ही होता है मसला। अब इस तरीके आपको हमेशा के लिए याद हो गया। लेकिन दोस्तों, जो 10 और 2.5 के बीच के होते हैं ना, ये वाले, समझ पा रहे हैं, ये वाली जो अपनी ब्रैकेट है, एंटर्स एंड स्टेज इन लंग्स, फेफड़ों के अंदर जाती है और वहां पर जाके चिपक जाती है, एंड ब्लॉक्स एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या है आपको समझा दूंगा एंड में। एंड में छोटी छोटी बॉल्स होती है जहां से ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज होती है, वहां पर जाके फंस जाते हैं, तो वो वाली एल्वियोलाई डेड हो गई पूरे तरीके। अब इससे छोटे पे चलते हैं थोड़ा सा, एक पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के बीच का। ये तो छोटा है तो सिंपल होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, कैन पास एल्वियोलाई। ये तो अच्छी बात है, इतना छोटा है कि वो एल्वियोलाई से भी क्रॉस कर जाएगा, बट एंड एंटर्स ब्लड एंड डैमेज या डैमेजेस टिश्यूज, कहीं जाकर अटक जाएगा और उस इलाके को डैमेज कर देगा। और जो इससे भी छोटा है, ये कैन कॉज कैंसर बाय एंटरिंग द सेल। समझ पा रहे हैं, सेल तक ही पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, जाली वाला दरवाज़ा जिसे आप कहते हैं, तो भैंस तो अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल अंदर आ जाए। आपने मान लेते हैं उसे भी बंद करके और बारीक जाली लगा दी, तो हो सकता है बहुत बारीक डस्ट आ जाए। आई होप पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं। आपने उस जगह मास्क लगा दिया तो हो सकता है डस्ट भी ना आ पाए, बट स्मेल आ जाए। तो ये लंग कैंसर कर सकता है, इनफैक्ट ये सपना कोई सा भी कैंसर कर सकता है, बिकॉज ये जो है ना हमारी बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, तो जिस सेल में जाके अटकेगा उस ऑर्गन में कैंसर ये कर सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, नोज तो हमने पूरे तरीके पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन। एक ही है कि डस्ट अंदर ना जाए। जनरली जब हम टीनेज में होते हैं, या जो हम 10 साल से लेकर 25 साल की ब्रैकेट में होते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें लगता है गंदा खाने से और गंदे जगह पे बैठने से इम्यूनिटी बढ़ती है। कुछ नहीं है ऐसा, सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। तो उस समय आप ज़्यादा ध्यान दें, आपको पता है डस्ट है तो थोड़ा ध्यान दें। जब आप किसी पोल्यूशन वाले इलाके में गए हैं, तो उस केस में आप क्या करें, अगर आपके पास वाटर बॉटल है तो बॉटल का पानी का इस्तेमाल करके हैंकी को गीला करके अपने मुंह पे रखें, उससे अच्छा फिल्ट्रेशन होता है, डस्ट जो है वो हैंकी पे चिपक जाएगा और बस
आपकी जान हो सकता है बच जाए। खैर आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फेरिंग्स। दोस्तों फेरिंग्स और लैरिंग्स थोड़ा थोड़ा है, फटाफट से पढ़ा देता हूँ, उसके बाद का क्वेश्चन कल पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। फेरिंग्स जो आपका है ये होता है जंक्शन पॉइंट ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। कोई डाउट्स किन के मुझे बता सकता है कितने हैं? फूड पाइप यानी ईसोफेगस और विंड पाइप यानी ट्रैकिया जो है वो उनका जंक्शन पॉइंट है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, ऑल्सो नोन एज वोकल कॉर्ड, ऑल्सो वोकल कॉर्ड या फिर वॉइस बॉक्स। आप गाने गाते रहते हैं ला ला करके, तो वो ला की आवाज़ जो है लैरिंग्स में से ही आ रही होती है। ये इसलिए सुनाया गया है जिससे कि कल को पेपर में फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में आप ना फंस जाएं, ठीक है। लैरिंग्स जिससे आप वो सुर लगाते हैं ला वाले, और उसी को वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है बना होता है मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेजेस 9 कार्टिलेज होती हैं दैट वाइब्रेट एंड क्रिएट साउंड। बहुत बढ़िया विकास। समझ पा रहे हैं? अब वोकल कॉर्ड से कई तरीके के सवाल बने हैं, वो अगले पेज पे बता देता हूँ, उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। अभी 25 मिनट हैं अपने पास करीब, 5 मिनट में फ्री कर दूंगा, 5 मिनट अच्छे से पढ़ लो बस। 9 कार्टिलेजेस, यस 9। ट्रैकिया, आयुष्मान। चलें आगे। अब लैरिंग्स जो है वो दो कैटेगरी में हम पढ़ सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल। देखिए मेल्स एंड फीमेल्स आर सोशली इक्वल, है ना, बट बायोलॉजिकली मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। तो हम बिकॉज बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज़ों को पढ़ेंगे। मेल्स और फीमेल्स में जो मेल की लैरिंग्स होती है वो साइज में बड़ी होती है, लार्जर, अराउंड 20 mm, स्मॉलर अराउंड 15 mm, 5 mm के आसपास का जो है गैप होता है, ठीक है। अब कोई चीज़ बड़ी है तो उसका वाइब्रेशन थोड़ा स्लो होगा, यानी वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी, तो हम कहेंगे जी भारी आवाज़ है। और यहाँ पर है वाइब्रेशन, ये वाइब्रेट्स विद हाई फ्रीक्वेंसी, तो हम कहेंगे पतली आवाज़ है। श्रिल है आवाज़, श्रिल, श्रिल समझते हैं, पतलापन है आवाज़ में। जैसे शेर की वोकल कॉर्ड इंसान की वोकल कॉर्ड से ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन बिल्ली की बेचारी की छोटी होगी। यस आराधना। अच्छा ये जो भी लिखा गया है ये एक रफ आइडिया है, हर इंसान की आवाज़ अलग अलग होती है ना। तो ये 20 mm की जगह किसी की 22 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है। ऐसे फीमेल में भी किसी की हो सकता है, किसी फीमेल की 18, 19, 20 हो, किसी फीमेल की 12, 13 हो। तो वो डिपेंड्स, बहुत सारे फैक्टर्स को डिपेंड करता है, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए हैं? लास्ट लाइन मैंने इधर लिखी है वाइब्रेट्स विद लो फ्रीक्वेंसी, तो भारी आवाज़, उधर लिखे वाइब्रेट्स विद हाई फ्रीक्वेंसी यानी पतली आवाज़, यानी श्रिल वॉइस। ठीक है जी, यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा है ट्रैकिया, और यहाँ पर मैंने एंड किया क्लास को, ठीक है। मैं जानता हूँ ये कोई बढ़िया शेर नहीं बना, लेकिन मजा आया होगा आपको सुन के, क्योंकि आपके काम का शेर है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ों को खत्म करा है, और इसके आगे का पोर्शन हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप आप क्लास में मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। ट्रैकिया यानी विंड पाइप की बात हम आने वाली क्लास में करेंगे। क्लासेस में आपके लिए जो है ऐड करा दूंगा, कोशिश करके कल तक ही, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। फॉर रिकॉर्ड ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है, जो जाना चाहे जा सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड बाय, टेक केयर, और अच्छे से अपनी तैयारी आप करते रहो, ठीक है। थैंक यू।